Welcome again, my friends and dear student. Myself महेंद्र देवंदा. आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. जो गैसें हैं उनका ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, उनका परिवहन किस प्रकार से होता है, उनके बारे में जानेंगे. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम एनिमल फिजियोलॉजी का जो टॉपिक है उसमें हम गैसें हैं, गैसों में मेनली जो गैसें हैं ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है. इन गैसों का ब्लड के द्वारा जो हमारा रक्त होता है उसमें किस प्रकार से परिवहन होता है इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे. सबसे पहले हम ये समझते हैं गैसों का जो परिवहन होता है वो सामान्य विसरण के द्वारा होता है. यानी जो गैसें ट्रांसपोर्ट होगी वो सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है. जहाँ पर अधिक मात्रा में ये पाई जाएगी वहाँ से कम मात्रा में जहाँ पर गैसें पाई जा रही है उस तरफ इसका प्रवाह होता है. हम यूँ कहें कि अधिक दाब से न्यून दाब की तरफ इसका इन गैसों का प्रवाह होता है. तो इन प्रक्रिया को जानने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि जो हमारा शरीर है उसके अलग अलग भागों में गैसों का जो प्रेशर होता है वो कौन सा होता है, कितना होता है, और बाहर एनवायरनमेंट में इन गैसों का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है. तो हमारे पास में जो ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानेंगे. तो इन गैसों के बारे में लिखते हैं. तो रेस्पिरेटरी गैसें, यहाँ पर हम गैस लिख देते हैं. इसमें सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करेंगे जिसमें ऑक्सीजन को एटमॉस्फेरिक यानी जो एटमॉस्फेयर में कितनी मात्रा में या इसका दबाव कितना रहता है उसके बारे में. तो इसका जो बाहर मेज़र किया गया है 159 mm ऑफ Hg, ये ऑक्सीजन का बाहर की तरफ वातावरण में उपस्थित दाब है. अगर हम इसको एल्वियोलाई में बात करें, एल्वियोलाई वो स्थान होता है जहाँ पर जो O2 और CO2 का ब्लड के पास में इसका एक्सचेंज होता है. यानी एल्वियोलाई जो हमारे लंग्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है और इन्हीं के माध्यम से जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है यहीं पर बनती है और यहीं पर इनका एक्सचेंज होने की प्रक्रिया होती है. तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है लगभग ये होता है 104, ये mm ऑफ Hg हो जाएगा. इसके बाद में हम बात करते हैं ब्लड में. और ब्लड कौन सा ब्लड होगा यहाँ पर, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड यानी जिसमें ऑक्सीजन अभी डिजोल्व नहीं हुई होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं. डीऑक्सीजनेटेड यहाँ पर होता है ये लगभग 40 mm ऑफ Hg. Hg से आशय यहाँ पर मरकरी के दाब से है. इसके अलावा ब्लड, ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड हो, ऑक्सीजनेटेड, इसमें जो प्रेशर होता है वो 95 होता है. और हम उत्तक की बात करें यानी टिश्यू की बात करें तो टिश्यू में इसका प्रेशर होता है 40. ऐसे ही हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रेशर जानने का प्रयास करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होता है वातावरण में इसका प्रेशर होता है 0.3 mm ऑफ Hg. एल्वियोलाई में इसका प्रेशर होता है 40. ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड होता है वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली कम होगी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा होगी, जिसको हम कई बार ये कहते हैं कि इम्प्योर ब्लड कह देते हैं, अशुद्ध रक्त कह देते हैं. ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 एंड टिश्यू में यानी जो उत्तक में इसका प्रेशर होगा वो 45 होगा mm ऑफ Hg. अब यहाँ पर जो हमने ये जाना है कि
अलग अलग भागों में ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर में जहां पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है वहां से कम प्रेशर की तरफ ऑक्सीजन मूव करती है। इस तरह से जब आप समझेंगे तो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है वो जब टिश्यू में जाएगा तो आराम से डिफ्यूजन हो जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब CO2 उसमें ज़्यादा हो जाती है तो निर्माण हो जाता है। जैसे ही आप CO2 को देखते हैं तो CO2 का सबसे अधिक दाब कोशिका ऊतकों में रहता है, कोशिकाओं में रहता है। यहाँ से जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है उसमें CO2 ट्रांसपोर्ट होती है या इसकी तरफ मूव करते हैं। ऐसे ही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऊतकों के पास में जो बहने वाला रक्त होता है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यहाँ से इस प्रकार से जो प्रेशर होता है उसके अकॉर्डिंग का परिवहन होता है। अब हम ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम समझते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हम ये जानते हैं कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें ब्रीथिंग प्रोसेस होती है। ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में हम जो डिफरेंट गैसेज हैं उनका एक्सचेंज करते हैं। तो जो हमारे लंग्स हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लंग्स की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसमें एल्वियोलाई जो पाई जाती है, उसमें एल्वियोलर जो कैविटी है और जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती है, या यूं कहें जो लंग्स के चारों तरफ पाई जाने वाली जो कैपिलरीज होती हैं, कुपिकाएँ होती हैं, उनमें जो ब्लड फ्लो होता है, और एल्वियोलर कैविटी, इनके बीच में जो ये मेम्ब्रेन पाई जा रही है, इसके द्वारा यहाँ से इस तरफ ब्लड की तरफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एल्वियोलर कैविटी से ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एल्वियोलर कैविटी में मूव करते हैं, गमन करते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है ये एक्सचेंज की प्रक्रिया है, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा इस वीडियो में, इस ब्लड में, ये जो ब्लड बह रहा है इन नलियों में, इस ब्लड के द्वारा किस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनके माध्यम से ये परिवहन होता है, उसके बारे में जानेंगे। एल्वियोलाई आर प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये प्राइमरी साइट के रूप में एल्वियोलाई पाई जाती है जहां पर गैस के एक्सचेंज की प्रक्रिया होती है, यानी गैसों का जो आदान प्रदान होता है यहीं पर होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। इसके अलावा ये तो हो गई फेफड़ों वाली बात। अब जितनी भी हमने ऑक्सीजन ली है उसको हमने फाइनली कहाँ पहुँचाना है, ऊतकों तक पहुँचाना है, टिश्यू तक पहुँचाना है। तो जो टिश्यू तक जो ब्लड पहुँचेगा वो और ब्लड के बीच जो टिश्यू है उनके बीच में भी इन गैसों का एक्सचेंज होगा, तो वो दूसरी साइट हो जाती है। O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दिस साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन, यानी सरल जो विसरण की प्रक्रिया है उसके द्वारा इन गैसों का आदान प्रदान होता है बेस ऑन प्रेशर। और इसका आधार क्या होता है, प्रेशर, यानी वहाँ पर जो दाब जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ से कम दाब वाले स्थान पर इन गैसों का प्रवाह होता है, या हम कहें कि इनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर इनका ट्रांसपोर्ट होता है। समझते हैं, सबसे पहले हम इनके प्रेशर्स को जानते हैं। देखो, हमने सांस अंदर लिया, इसका मतलब क्या लिया, हमने ऑक्सीजन अंदर लिया, यानी ऑक्सीजन यानी O2 को हमने शरीर के अंदर लिया, इन किया O2 को। यहाँ पर जो एल्वियोलाइज हैं जो लंग्स की पाई जा रही है, एल्वियोलाई ये जो भाग है ये लंग्स का भाग है। यहाँ पर जो जिसमें एल्वियोलर एयर जिसको कह रहे हैं, यानी जो कुप्पिकाओं में जो हवा है, वहाँ पर जो PO2 है, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर यहाँ पर होता है 105
mm ऑफ Hg, ये इसका यहाँ पर प्रेशर होता है। यहाँ वातावरण की तुलना में कम ऑक्सीजन पाई जा रही है। अगर यहाँ पर हम देखें CO2 को, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 40 mm ऑफ Hg। यहाँ से यानी जो ये फेफड़े हैं, इनकी जो एल्वियोलर हैं, इनके चारों तरफ क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, छोटी छोटी इनके चारों तरफ पाई जाती है। तो इनमें ऑक्सीजन आ जाता है। इस ऑक्सीजन जैसे ही ये जो ब्लड है यहाँ से कहाँ जाएगा, हमारे हृदय में जाएगा। और हृदय के जो 4 कंपार्टमेंट हैं, जिसमें से 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो जहाँ जिस कंपार्टमेंट में प्योर ब्लड बहता है, क्योंकि इसमें प्योर ब्लड का आशय जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में घुली हुई पाई जाती है, तो ये इस तरफ जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ गुजरता है। हृदय में जो ब्लड गुजर रहा है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लगभग ये 100 mm ऑफ Hg होता है, जबकि यहीं पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लेवल में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, ये 40 mm ऑफ Hg रहता है। इसके बाद में हृदय से जो ब्लड निकलता है, जिसको हम प्योर ब्लड कह रहे हैं, वो जाता है टिश्यू में यानी ऊतकों में। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन था इसमें घुला हुआ, वो किसको सप्लाई होती है, जो कोशिकाएं हैं उनको ये सप्लाई हो जाती है। सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जो सेल्स हैं उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं क्रेब साइकिल में भी इसका निर्माण होता है, लिंक रिएक्शन में भी इसका निर्माण होता है, और दूसरे प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्माण होता है उनसे। तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम ज़्यादा होता है, जबकि ब्लड में इनका लेवल कम होता है। तो अगर यहाँ सिस्टमेटिक टिश्यू सेल्स की बात करें, या हम कहें कि ऊतकों में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये हो गया 40 mm ऑफ Hg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हो गया 45 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें सबसे पहले हम बात करें कि ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई का भाग है वहाँ पर तो होता है 105, इसके बाद में हार्ट में हो जाता है ये 100, और जो ऊतक होते हैं वहाँ पर ये 40 हो जाता है। यानी क्या हो रहा है, अधिक प्रेशर से ये कम प्रेशर की तरफ मूव करता है और ऊतकों में ये इसकी पूर्ति हो जाती है। अब जब आप ध्यान देंगे तो ऊतक में सबसे ज़्यादा यानी जो 45 mm ऑफ Hg है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में आएगी, ब्लड में आ जाएगी, क्योंकि ब्लड में यहाँ जो ब्लड है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वैल्यू होती है लगभग 40। तो ये यहाँ पर से ऊतकों से ट्रांसपोर्ट यहाँ हो जाता है और यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 45। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, जब हम हृदय को देखते हैं तो हृदय के बारे में हम ये जानते हैं कि जो लेफ्ट वाला भाग होता है वो तो प्योर ब्लड को पूरी सब शरीर में सप्लाई करता है, जबकि जो राइट वाला भाग है वो इम्प्योर ब्लड को बॉडी में सप्लाई करता है। यानी जो राइट ऑरिकल होता है पूरी बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है, ग्रहण करता है। तो इस वाले भाग में इम्प्योर ब्लड बहता है। यहाँ इस वाले जो भाग होते हैं 4 कंपार्टमेंट में से, उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का 40 होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है मान वहाँ पर 45 होता है। यहाँ से ये कहाँ पर जाएगा, लंग्स में जाएगा, और लंग्स में क्योंकि यहाँ पर CO2 का मान होता है, PCO2 का मान होता है 45, और बाहर की तरफ जब आप देख रहे हैं यहाँ पर 40 होता है, तो यहाँ से इस तरफ ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाता है।
इस प्रकार से ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका ट्रांसपोर्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। अब हम समझते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यानी जो O2 है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ऑक्सीजन का जो ब्लड में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको समझने से पहले हम ब्लड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं। जो ब्लड होता है उसमें दो पार्ट पाए जाते हैं, एक पार्ट होता है प्लाज्मा और दूसरा जो भाग होता है उसमें सेल्स पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है, जिससे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। इसमें से जो हमारे महत्व का है यहाँ पर प्लाज्मा है, इसके अलावा आरबीसी है जो कि ये दोनों पार्ट ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। इसके द्वारा किस प्रकार से होता है इस प्रक्रिया को हम समझते हैं। ऑक्सीजन एक्चुअली जो लिक्विड मैटर होता है या हम कहें पानी जो होता है उसमें कम डिजोल्व पावर होती है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन का इजीली पानी में घुलनशील नहीं होती है, तो ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में बहुत कम मात्रा में ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन जो होता है हमारा ब्लड जो ट्यूब्स में जो बहता है उसमें थ्रू लगभग 1.5, यानी जो इसमें नलियों में जो खून बह रहा है, रक्त जो बह रहा है उसमें घुलित मात्रा में लगभग जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का उसका 1.5% भाग ही घुलित अवस्था में होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डज नॉट डिजोल्व इजीली इन वाटर, आसानी से ये पानी में घुलता नहीं है, इसलिए सिर्फ मात्र 1.5% जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका भाग इसमें द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है और ये डिजोल्व फॉर्म में होता है जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है उसके माध्यम से। जो अधिकांश ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें हम बात करें 98.5% ऑफ टोटल ऑक्सीजन, जो जितनी भी हम ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें 98.5% ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाउंड टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़कर होता है। यानी जो हीमोग्लोबिन ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा एक अणु है जो कि अपने साथ में जो ऑक्सीजन है उसको बाइंड करता है, उसको जोड़ता है और इसका ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन वास्तव में एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है और ये प्रोटीन स्ट्रक्चर रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है, आरबीसी में पाई जाती है। हम समझें कि ईच 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन्स द इक्विवेलेंट ऑफ 20 ml ऑफ गैसेस। जो अगर हम समझें कि 100 ml जो ब्लड है, अगर वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है यानी उसमें ऑक्सीजन घुली हुई है, तो उसमें से 100 ml में से 20 ml उसमें जो उस पूरे जो ब्लड है उसमें 20 ml वो ऑक्सीजन मिली हुई रहती है, यानी जो उसका 20 ml जो भाग होता है वो ऑक्सीजन गैस के द्वारा बनाया जाता है। द हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स 4 एटम्स ऑफ आयरन। एक हीमोग्लोबिन के पास में जैसे यहाँ पर 4 आयरन पाए जाते हैं, तो ये जो प्रत्येक जो आयरन मॉलिक्यूल है वो कैपेबल होता है, या हम यूँ कहें कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है। ईच कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी एक हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में ऑक्सीजन के साथ में बाइंड हो सकता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 हीमोग्लोबिन के अणुओं को ट्रांसपोर्ट करता है, मदद करता है। ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन बाइंड इन इजीली रिवर्सिबल रिएक्शन इस फॉर्म में ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब जो यहाँ पर जो इनकी बाइंडिंग होती है, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग होती है आपस में जो ये जुड़ते हैं, ये प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीहीमोग्लोबिन।
और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल का आशय ये होता है कि ये वापस एक दूसरे में ब्रेक हो जाएंगे। अब हम समझते हैं ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन किस प्रकार से बाइंड होता है और उत्तक तक पहुंचाने का काम करता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब हम समझते हैं जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो कि हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में जो बाइंड होता है उसके बाइंड की जो एफिनिटी होती है, ये तो हम समझ चुके हैं कि ये प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है यानी रिवर्सिबल होती है। यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ जब जुड़ता है तो इससे हट भी सकता है। तो ये जो जुड़ने और हटने की जो प्रक्रिया है ये हमारे जो कैपिलरीज है, जो पल्मोनरी कैपिलरीज है वहाँ पर और जो उत्तक है वहाँ पर अलग अलग प्रकार की होती है। तो इस प्रक्रिया को हम समझने का प्रयास करते हैं, जिसको एक वक्र के रूप में दर्शाया जाता है, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। यानी ऑक्सीजन किस प्रकार से डिसोसिएट हो रही है, अलग हो रही है हीमोग्लोबिन से, उसको हम एक वक्र के द्वारा दर्शाते हैं, कर्व के द्वारा दर्शाते हैं, जिसमें एक भाग पर हमने वाई एक्स लिया है और दूसरे एक्स पे कुछ और लिया है। तो एक्स एक्स पे हमने लिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी PO2 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और दूसरी तरफ हमने लिया है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, यानी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में जो सैचुरेशन होता है उसका परसेंटेज। तो हमने इसको डिनोट कर दिया है 100 तक यहाँ पर, और यहाँ पर ये 100 है। हम इसको स्पेसिफाई करते हैं जब PO2, जब ऑक्सीजन का लेवल जब 40 होता है, यानी जो ये 40 जब ऑक्सीजन का PO2 का जब लेवल 40 mm ऑफ Hg होता है, तब इसी पर जो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन होता है यानी इसका संतृप्तिकरण होता है। सैचुरेशन का मतलब ये हो गया कि हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, तो जितना भी ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करेगा। तो 40 mm ऑफ Hg ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर हम इसको डिनोट करें तो ये लगभग आता है 75, यानी यूँ कहें 75% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है। 75% जो हीमोग्लोबिन है जो ब्लड में है वो 40 mm ऑफ Hg जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, उस पर सैचुरेशन हो जाता है, संतृप्तिकरण उसका हो जाता है। जब हम इसको देखें इसी ग्राफ को और आगे बढ़ाते हैं तो इसमें जब हम 50 पे जाते हैं, जब 50 mm ऑफ Hg जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का जब रहता है, तब हम इसको देखें तो ये लगभग आता है 85, यानी जो हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन होगा वो लगभग हो जाएगा 85% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड हो जाएगा। ऐसे ही हम जब देखें 90 पे, यानी जब PO2 का मान 90 mm ऑफ Hg जब रहता है, तब इसका सैचुरेशन जब हम देखें तो ये लगभग 100 के आसपास, या हम कहें 98 के आसपास हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो जाता है। जितना भी हीमोग्लोबिन होगा उसका 98% भाग सैचुरेशन हो जाता है। यानी जो ये कर्व का जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक सिग्मोइड शेप का हो जाता है। सिग्मोइड इसको कर्व भी कहते हैं। अब हम समझते हैं जो हमारे वास्तव में किस प्रकार से इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस प्रक्रिया के बारे में। हमने क्या किया, हवा अंदर ली, फेफड़ों पर इसका मान 104 और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मान हो गया लगभग ये 40 हो गया। यहाँ से ये जाएगा
कहाँ पर? पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से होता हुआ ये जाता है हृदय में। हृदय से होते हुए सिस्टमेटिक आर्टरी के थ्रू ये पूरे ब्लड में कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ऊतकों में चला जाता है, जिसके बारे में हम जान चुके हैं। यहाँ पर इसका मान होगा 95 mm ऑफ Hg और कार्बन डाइऑक्साइड का होगा 40। यहाँ से जब हम ये सिस्टमेटिक आर्टरी की बात है, यहाँ पर अगर उसके बारे में बात करें कि ऑक्सीजन का यहाँ पर 40 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 होता है, तो इनका मूवमेंट इस प्रकार से होता है, इसको हम जान चुके हैं। अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस प्रकार से होता है। CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है किस प्रकार से होता है, तो CO2 का ट्रांसपोर्ट एक्चुअली 3 प्रकार से होता है। एक होता है डिजोल्व के फॉर्म के रूप में, यानी डिजोल्व CO2 के रूप में हो रहा है। एक होता है कार्बे अमीनो कंपाउंड्स के रूप में, कार्बे अमीनो यौगिकों के रूप में, और तीसरा जो प्रकार होता है कार्बोनेट आयंस के रूप में। सबसे पहले डिजोल्व जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, ऑक्सीजन की तुलना में पानी में अधिक सोल्यूबल होती है, तो इसलिए जो ब्लड है उसके प्लाज्मा के थ्रू इसका लगभग 7% भाग डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। यानी CO2 ट्रांसपोर्ट हो रही है डिजोल्व फॉर्म में लगभग 7%, कार्बन अमीनो कंपाउंड्स के रूप में लगभग 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्ट होता है। अब जो कार्बे अमीनो कंपाउंड वास्तव में क्या है, जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनके एमिनो ग्रुप हो सकते हैं, प्रोटीन्स में पाए जाने वाले एमिनो ग्रुप्स हो सकते हैं, और इसके अलावा और भी जो पदार्थ होते हैं उनमें पाए जाने वाले एमिनो ग्रुप्स। मीन जो एमिनो ग्रुप्स हैं उससे जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हीमोग्लोबिन दैट हैज़ बाउंड। अब हीमोग्लोबिन भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाइंड करने में मदद करती है, जिसको कहते हैं कार्बे अमीनो हीमोग्लोबिन HbCO2। तो इस प्रक्रिया के थ्रू भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्ट होता है, यानी हीमोग्लोबिन भी कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम समझते हैं बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में। सबसे जो अधिक मात्रा में जो इसका ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, लगभग जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होगा उसका 70% भाग बाइकार्बोनेट्स के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है, और ये ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है एज बाइकार्बोनेट आयंस। ये बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। इनका निर्माण वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में मिलते हैं तो एक एंजाइम पाया जाता है ब्लड में जिसको कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में ये कन्वर्ट होता है H2CO3 में। ये प्रक्रिया रिवर्सिबल होती है। इसके बाद में इसी पे काम करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज H2CO3 पे, और इसको कन्वर्ट कर देता है H+N HCO3, यानी बाइकार्बोनेट्स में इसको कन्वर्ट कर देता है, और इस फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्ट 3 माध्यम से हो गया। अब हम समझते हैं इस प्रक्रिया को वापस से कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया हो रही है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है 2 प्रक्रिया से। 98.5 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है हीमोग्लोबिन की सहायता से, और 1.5 का हो रहा है डिजोल्व फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। हीमोग्लोबिन एक्चुअली RBC में पाया जाता है, तो इस प्रक्रिया में RBC मदद करती है। RBC के साथ में हीमोग्लोबिन जुड़ता है और इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे ही ये ऑक्सीजन जो ऊतकों के पास में पहुंचते हैं तो ये सेल में डिफ्यूज हो जाती है। इसके अलावा फिर सेल में जैसे ही ऑक्सीजन चला जाता है हीमोग्लोबिन यहाँ पर वापस फ्री हो जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ में कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है। हीमोग्लोबिन का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्ट कुछ बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है, और 7% लगभग डिजोल्व फॉर्म में होता है। यहाँ से इसका ट्रांसपोर्ट हमें इसको कार्बन डाइऑक्साइड को भेजना है वापस बाहर। तो CO2 7% डिजोल्व फॉर्म में, हीमोग्लोबिन के साथ में या एमिनो फॉर्म में 23%, और बाइकार्बोनेट्स के रूप में 70%
इसका ट्रांसपोर्ट इस प्रकार से हो जाता है। तो ये थी इनके ट्रांसपोर्ट के बारे में बातें। अब हम एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार की ये प्रक्रिया कोशिकाओं में संपादित होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन पल्मोनरी कैपिलरीज। पल्मोनरी कैपिलरीज जो कि लंग्स के चारों तरफ पाई जाती है, वहाँ पर किस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। देखो, जो एल्वियोलाई है, ये जो डायग्राम जो बनाया गया है ये एक एल्वियोलाई का है। इसमें ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो यह जो मेम्ब्रेन्स होती है उसको क्रॉस करके चली जाती है, और यहाँ पर ये पल्मोनरी कैपिलरी जो वाल है, इसका मतलब क्या है, ये ऐसी वाल है, ये ऐसी वाल है, और दूसरी तरफ भी ये वाल इस तरह पाई जाती है। इस वाल के बीच में जो ये पदार्थ भरे हुए होते हैं, जिसमें एक आरबीसी को यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है। इसको हम आसानी से प्रक्रिया को कैसे हो रही है उसको समझने के लिए इस आरबीसी को बड़ा करके दिखाया गया है। अब ये जो ऑक्सीजन है, इस पल्मोनरी जो कैपिलरी वाल है, इसको क्रॉस करके यहाँ पर जो लिक्विड जो ब्लड है, ये ब्लड है एक्चुअली, इस ब्लड में आ जाती है। इस ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो अब प्रवेश करती है आरबीसी में। क्योंकि आरबीसी में क्यों प्रवेश करती है, क्योंकि आरबीसी के पास में क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के साथ में ये जुड़ जाती है और इसका ट्रांसपोर्ट करती है। लेकिन इस प्रक्रिया में जो हमने ये भी पढ़ा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रभावित करने में मदद करती है, ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करती है। कैसे कि जब हमने HCO3 बनाया, H2CO3 बनाया, उसमें से H आयन तो रिलीज हो जाते हैं और HCO3 चला जाता है आरबीसी में, और HCO3 वापस कन्वर्ट हो जाता है H2CO3 में, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज में ये विघटित हो जाता है और वापस ये CO2 रिलीज कर दी जाती है। और ये कहाँ पर रिलीज की जाती है, जो हमारे लंग्स है वहाँ पर ये रिलीज की जाती है। मीन्स जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है उसमें पहले उसको पकड़ा जाता है, फिर उसको जहाँ पर ज़रूरत होती है उस गैस को वहाँ पर छोड़ा जाता है, और फिर वापस उसको पकड़ा जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है जुड़ने की और इससे अलग होने की। तो यहाँ पर जो CO2 बनी, इसको बाहर भेज दिया जाता है। ये तो बात हो गई कहाँ पर, जो हमारी लंग्स हैं कि जो एल्वियोलाई है वहाँ पर, और एल्वियोलाई के पास में पाई जाने वाली जो कैपिलरीज है, केशिकाएँ हैं, वहाँ के बारे में अब हम देखते हैं। जो उत्तक में क्या हो रहा है, यानी कोशिका के पास में जो है वहाँ पर क्या होता है। फाइनली हम जब रक्त जब शुद्ध हो जाता है फेफड़ों में, वहाँ से वो हृदय में जाता है, हृदय से ब्लड पूरे शरीर में सप्लाई होता है। हृदय के जो अलग अलग उत्तक होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वहाँ पर अब वो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें क्या होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, जो टिश्यू है, जब आप ध्यान देंगे जो टिश्यू है वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो 45 mm ऑफ Hg होता है, यानी अधिक दाब होता है। जबकि जो सिस्टमेटिक कैपिलरी जो वाल होता है वहाँ, यानी जो सिस्टमेटिक कैपिलरी जो है जिसमें ब्लड बह रहा है, तो ये जो CO2 है ये, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर 45 होता है और सिस्टमेटिक कैपिलरीज में CO2 का PCO2 का जो मान होता है लगभग 40 होता है। तो CO2 टिश्यू से सिस्टमेटिक कैपिलरीज में ट्रांसपोर्ट होगी, यहाँ आए, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के दो पैसेज हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये आरबीसी में पाए जाने वाला जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, और उसकी उपस्थिति में ये वाटर से मिलकर H2CO3 का निर्माण कर सके, उसके बाद में बाइकार्बोनेट्स का निर्माण कर सकते हैं, और ये बाइकार्बोनेट बाहर आ जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो मार्ग है वो CO2 का हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड कर सकते हैं,
हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड करके जब ये जहाँ इन पल्मोनरी कैपिलरीज पाई जाती है तो वहाँ पर ये डिसोसिएट हो जाते हैं। ऐसे ही हम ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन क्योंकि हमें टिश्यू में ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, तो आरबीसी से जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई रहती है, यहाँ पर डिसोसिएट होगी ऑक्सीजन और ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगी टिश्यू में। क्योंकि जो ब्लड होता है, सिस्टमेटिक ब्लड होता है, कैपिलरी में जो ब्लड है वहाँ पर उत्तक की तुलना में ऑक्सीजन का मान ज़्यादा होता है, तो इसका परिवहन ऑक्सीजन का इस तरफ होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन इस तरफ होता है। ये थे हम इसके ट्रांसपोर्ट के बारे में बात।